बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। दिस ट्रांसमिशन इज स्पॉन्सर्ड बाय कोक, प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली एंड पावर्ड बाय कॉलगेट। अच्छा जी, हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के मेगा मैचेस की। मेगा इवेंट इस वक्त चल रहा है श्रीलंका और भारत में। आज ईडन गार्डन्स में खेले गए ग्रुप सी के मैच में स्कॉटलैंड ने इटली को 83 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया है, शिकस्त दी है और फतह पर फतह अपने नाम की है। स्कॉटलैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 207 रन बनाए। फिर जवाब में इटली की बारी आई तो पूरी टीम जो है वो बमुश्किल 134 रन ही बना सकी। स्कॉटिश बैटर जॉर्ज मिन्से जो कि 84 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे और इटली की तरफ बेन मिनाटी 52 और हैरी मिनाटी ने 37 रन स्कोर किए। तो ये तो था आज के मैच का अहवाल। अच्छा, कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला हमें देखने में मिला है। वो कहते हैं ना कि बड़ा थ्रिलिंग मैच था, नेल बाइटिंग था। आखिरी बॉल तक हमें उसने टीवी के सामने बिठाए रखा कि ये मैच इंपॉर्टेंट है, इसका पांसा कहीं भी पलट सकता है। मैं बात कर रही हूँ कल होने वाले इंग्लैंड और नेपाल के मैच की। एक्सपेक्टेशंस थी, सबकी फेवरेट थी इंग्लैंड टीम, क्योंकि जाहिर है एक एक्सपीरियंस टीम है कंपैरेटिवली अगर हम नेपाल की बात करें। लेकिन जिस तरह का कल मुकाबला देखने में मिला है, वही बात जो हम अपने प्रोग्राम में अक्सर कर रहे होते हैं कि कोई भी T20 में टीम छोटी या बड़ी नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली नेपाल जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हो सका। कल के मैच में सिर्फ 4 रन के मार्जिन से इंग्लैंड ने कामयाबी समेटी है। अगर कहा जाए कि रियल उसमें जो विनर था उस मैच का, जिसने सबके दिल जीते हैं, वो कल के मैच में नेपाल था। 184 रन का टारगेट मिला जी नेपाल को कल के मैच में और 180 तक महदूद हुई उनकी टीम ये रन्स बनाने में। आखिरी एक बॉल थी और 6 रन्स दरकार थे। लग रहा था शायद कोई छक्का लग जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। अच्छा जी, आज थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पर भी बात करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से जो चल रही है, अहम मीटिंग्स चल रही हैं, अब उसमें क्या डिसाइड होगा क्या नहीं होगा। आज भी कुछ मैचेस चल रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। आईसीसी का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब उसमें क्या डिस्कशंस चल रही हैं इंडियन मीडिया की हम बात करें तो वहाँ पर 3-4 पॉइंटर्स हैं जिन पर भारतीय मीडिया जो है वो क्लेम कर रहा है। एक तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस बारे में ये डिमांड कर रहा है कि जो रेवेन्यू का शेयर है, जिस तरह हमने कल भी अपने प्रोग्राम में बात की थी, पाकिस्तान अपना रेवेन्यू का शेयर बढ़ाने की बात कर रहा है। फिर वो जो शेक हैंड कंट्रोवर्सी थी उस पर पाकिस्तान बात कर रहा है कि ये जो दोबारा पाकिस्तान के साथ इंडिया के मैचेस हों उसमें ये चीज़ रिपीट ना हो। इसके अलावा बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए, ये बात भी हो रही है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बायलैटरल सीरीज़ के हवाले से बात हो रही है। अब ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं और क्या इसमें से ये सारी चीज़ें डूएबल हैं आईसीसी के लिए, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक कोच और टेस्ट क्रिकेटर महमूद साहब, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, मोहम्मद ओवैस स्पोर्ट्स एनालिस्ट वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ओवैस। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके साथ साथ लाहौर से उस्मान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उस्मान, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। ज़रा बताएं क्या चल रहा है इस वक्त, मीटिंग्स में क्या डिसाइड हो रहा है? इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसमें कितनी सदाकत है? क्या कुछ हो सकता है इस मीटिंग से? कब तक कोई हम ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट करें? देखें, आइंदा 24 से 48 घंटे बहुत अहम हैं और जो कल रात मीटिंग हुई है लाहौर में तकरीबन 4-4.5 घंटे तक जारी रही और उसमें मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी, फिर आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और उसके साथ साथ बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम मौजूद थे। और इब्तदाई तौर पर जो डिस्कशन हुई वो मौजूदा T20 वर्ल्ड कप के हवाले से हुई और ज़राए ने बताया है हमें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश का स्टांस को दोबारा उठाया है और बांग्लादेश की ही बात की है उस मीटिंग के अंदर और कहा है कि बांग्लादेश को किसी न किसी तरीके से कंपनसेट किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश को के साथ जो ज़्यादती हुई और आईसीसी ने जिस अंदाज में डबल स्टैंडर्ड्स किए, इंडिया के लिए कोई और फेवर्स थी और बांग्लादेश के लिए कोई और फेवर्स थी, तो बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर तैयार था वर्ल्ड कप के लिए। उनका बहुत ज़्यादा खर्चा भी हुआ है, तो एक तो उनको कंपनसेशन फी मिलनी चाहिए और उसके अलावा जो आने वाला जो मेगा इवेंट है उसके अंदर उनको एक तो मेज़बानी दी जाए किसी आईसीसी टूर्नामेंट की। और इसके साथ साथ एक और चीज़ ये हुई है कि जो पाकिस्तान के एंड से सामने आ रही है और अभी इस हवाले से ना तो पीसीबी ने अभी तस्दीक नहीं की, लेकिन हमें कुछ सोर्सेज बता रहे हैं और इंडियन मीडिया भी इसको कोट कर रहा है कि पाकिस्तान ने हैंडशेक कंट्रोवर्सी के हवाले से भी बात की है। लेकिन अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है, क्योंकि हैंडशेक कंट्रोवर्सी आपको पता है एशिया कप के अंदर हुई थी और जिस अंदाज में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को पामाल किया गया और भारतीय खिलाड़ियों ने जो रवैया इख्तियार किया, फिर ट्रॉफ़ी नहीं ली,
तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और फिर उसके अलावा एक ये भी कहा जा रहा है कि रेवेन्यू जो पाकिस्तान का है सालाना आईसीसी के शेयर के अंदर, वो उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस होते हैं वो काफ़ी फाइनेंशियली वाइबल होते हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करती है आईसीसी। इसी वजह से आईसीसी ज़ोर लगा रहा है बैकडोर चैनल्स के ज़रिए भी कि पाकिस्तान को किसी तरीके से मना लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन बहुत अच्छी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और जिस अंदाज में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस पूरे सिनेरियो को टैकल किया है, और अब आईसीसी ऐसा लग रहा है कि वो घुटनों पे आता नजर आ रहा है। 5 घंटे तक तवील ये मीटिंग हुई, कुछ रिजल्ट उस तरह से निकला नहीं। इतना टाइम क्यों लग रहा है इन चीज़ों पर आने के लिए या कोई दरमियान का रास्ता निकालने के लिए? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात आज एक्सपेक्टेड है? उनके साथ मुलाकात के बाद ही फैसला किया जाएगा? देखें, एक तो इसमें डिले इस वजह से भी है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि तीनों पार्टीज़ एक साथ बैठी हैं। मेल्स के ऊपर तो बातचीत होती है, ख़त वगैरह के अंदर जो बातचीत होती है, जो सामने आमने सामने बैठकर बात होती है, वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो कल ये तीनों पार्टीज़ एक साथ बैठी हैं। अब तीनों ने अपने अपनी जो हुकूमतें हैं, और जिस तरह आईसीसी है तो इमरान ख्वाजा ने जाकर रिपोर्ट करना है जे शाह को, और जो बाकी आईसीसी के हाई ऑफिशल्स हैं उनको जाके एक्सप्लेन करना है कि पाकिस्तान ने ये डिमांड किया और बांग्लादेश ने ये डिमांड किया। बांग्लादेश की जो सदर हैं वो जाके अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे, और चेयरमैन मोहसिन नकवी का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आइंदा 24 घंटों के अंदर मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन हमें कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि अभी जब तक आईसीसी की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता, और उसके साथ साथ बांग्लादेश की जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत से जो बातचीत करता है, उसके बाद ये दोनों चीज़ें जब वाजे हो जाएंगी दोनों तरफ से, या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो फैसला आता है, तो फिर पीसीबी ज़्यादा मुतहर्रिक होगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात भी आइंदा 24 घंटे के अंदर हो सकती है। और हो सकता है कि इन 24 से 48 घंटों के अंदर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो जाए, और शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी हो। लेकिन ये अगर मगर की अभी सूरत हाल चल रही है, और अभी अगर मुतालबा नहीं माना जाता तो ये और डिले हो सकता है। आपने देखा ही होगा कि एशिया कप में क्या हुआ था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसी पर अज़हर भाई मैं आपसे कमेंट लूँगी। ये जो 3-4 बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान शायद इन चीज़ों पर बात कर सकता है, या ये वाले मुतालिबात पाकिस्तान ने रखे हैं, आपको लगता है कि जस्टिफाइड हैं और यही पॉइंटर्स हैं जिन पर पाकिस्तान को लेकर आना पड़ेगा आईसीसी को? आई थिंक डेफिनेटली, आई थिंक जो बात की उस्मान ने, आई थिंक उससे मैं एग्री करता हूँ कि यही पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि जैसे हमने बात की कि बायलैटरल जो है उसकी एक बात वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आप उसमें देखें कि बायलैटरल में क्यों नहीं आईसीसी भी इंटरेस्टेड होता, या उसमें पाकिस्तान और इंडिया को फ़ायदा होता है। अब आप देखें जब भी वर्ल्ड कप का मैच होता है, पाकिस्तान इंडिया जो है वो एक ही ग्रुप में होता है, और वो उससे सारा रेवेन्यू जो है उनका बनता है। अगर पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में ना हो तो फिर आपके चांसेस है बायलैटरल सीरीज होने के, क्योंकि उसमें जब आपका रेवेन्यू इतना नहीं बनेगा तो फिर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से रेवेन्यू ज़्यादा बन सकता है। अच्छा, जो दूसरे पॉइंट्स हैं, ये जो शेक हैंड का तनाज़ा बिलावजह का खड़ा कर दिया था इंडिया ने, अब इसको रिजॉल्व होना चाहिए। जो चाइल्डिश हरकतें वहाँ से हमें देखने में मिली हैं, और जो रेवेन्यू बढ़ाने का मुतालबा है, फिर बांग्लादेश को कंपनसेट करने का मुतालबा है, ये भी तो जस्टिफाइड। जी बिल्कुल, मैंने कल भी ये बात की थी कि बांग्लादेश को डेफिनेटली उनको आप वर्ल्ड कप से आपने निकाल दिया है, वो वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, तो उनको कंपनसेट करना चाहिए। उनको जो उनका रेवेन्यू शेयर है वो ज़रूर मिलना चाहिए। और ठीक है, अब स्कॉटलैंड बीच में आया है तो ठीक है, उसने आज बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, दे प्लेड वेरी वेल, मतलब जो है एक अच्छी टीम थी, हाँ जी, वो एक अच्छी टीम थी। तो ये चीज़ें आईसीसी को देखनी पड़ेगी। और अभी ये टाइम ऐसा है क्योंकि 15 तारीख अभी भी थोड़ा सा जो है ना उसमें टाइम है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच की बहुत बड़ी वैल्यू है क्योंकि उसमें फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो वो ये है कि हो सकती हैं, वो हो सकता है कि आईसीसी उन सब चीज़ों को मान ले जो पीसीबी ने उनको रिक्वेस्ट की है या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की है। तो जैसे उस्मान ने कहा कि अभी वो अपने बोर्ड से जाके बात करेंगे, बांग्लादेश वाले अपने बोर्ड से बात करेंगे, अपने गवर्नमेंट से बात करेंगे, पाकिस्तान अपना करेगा, और दैन आईसीसी का जो वफद है उसने वापस जाके उनके जो हेड को रिपोर्ट करनी है। तो होपफुली कि नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में हमें कोई डेवलपमेंट नज़र आए। अच्छा, जो सालाना रेवेन्यू बढ़ाने की बात भी अभी खबरें गर्दिश करेंगे, पाकिस्तान ये भी शर्त रख सकता है। कितना अनफेयर रहा है पाकिस्तान के लिए कि एक मैच जो इंडिया और पाकिस्तान का है वो आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, या ओवरऑल आपका जो सालाना रेवेन्यू आपको उसमें बहुत कम शेयर दिया जाता है। तो पाकिस्तान इससे पहले भी शायद
उस तरह से आवाज़ नहीं उठा सका, दिस इज़ द राइट टाइम कि अपने लिए बोले। ये बिल्कुल राइट टाइम। और देखें इसमें जो है ना, आई एम नॉट श्योर कि सारा रेवेन्यू जो है ना जो आपको मिलता है, आई थिंक उस्मान को थोड़ा सा ज़्यादा पता होगा, ये नॉट जस्ट के वर्ल्ड कप के एक मैच से, आप ओवरऑल जो सारा साल क्रिकेट खेलते हैं, आप किन टीमों के साथ खेलते हैं, बड़ी टीमों के साथ आपके मैचेस होते हैं। अब जैसे पिछले साल हमने सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस खेले, अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, या बड़ी जो टीमें आप बिग 3 की बात करते हैं, तो 12 से 14 टेस्ट मैच हर साल खेलते हैं। तो वो बड़ी टीमों के साथ जब आप सीरीज़ खेलते हैं आईसीसी उसमें, तो आपको ज़्यादा जो है ना चांसेस भी हैं, प्रॉफिट होने के भी चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने पॉइंट बताया, ये उस्मान से ज़रा हम डिस्कस भी करेंगे रेवेन्यू वाला। अवैस की तरफ आते हैं। अवैस, कैसे देख रहे हैं आप ये जो बैठक हुई है कल 5 घंटे की, अभी तक कोई फैसला उस तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान को कम अज़ कम अपनी ये सारी शराइत मनवा कर ही टेबल से उठना पड़ेगा, वरना दोबारा तो शायद ये मौका ना मिले। अब देखिए, आप ऑलमोस्ट उनको घुटनों पे तो लेके आ चुके हैं। जब आप आईसीसी की बात करते हैं, मैंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मामला होगा, क्योंकि जितना प्रेशर आपको पता है, डेफिनेटली मीडिया ब्रॉडकास्टर्स की बात करें, स्पॉन्सर्स की बात करूं, जहां से वहां से प्रेशर आता है, दैट शोज कि आईसीसी भी मजबूर हुआ कि पाकिस्तान आके वो बाकायदा बैठे हैं। उन्होंने शुरू में तो वो उल्टा थ्रेटन करे थे पाकिस्तान को, उल्टा था। आपको याद हो ट्वीट्स वहां से आ रही थी कि हमें फर्क नहीं पड़ेगा। कल पता लग रहा था, जो उनकी शक्ल उतरी हुई थी आईसीसी वालों को, काफी फर्क पड़ चुका है पाकिस्तान के ना करने से। और अच्छी बात है जिस तरीके से प्रोएक्टिवनेस मोहसिन नकवी साहब ने दिखाई हुई है। डिसीजन फिर उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर से मिलकर मैं बताऊंगा क्या होगा। लेकिन जो हम बात करें रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब पाकिस्तान इंडिया की बात करते हो, मदर ऑफ ऑल मैचेस है, जब शेयर ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कम मिलता है एज कंपेयर टू इंडिया। उस चीज पे जो पॉइंट आउट किया गया वो इंपॉर्टेंट था। दूसरा, देखें, सबको इस चीज का पता था कि बांग्लादेश वापस वर्ल्ड कप में नहीं आता, लेकिन जो नाइंसाफी उनके साथ हुई है, एटलीस्ट किसी ने तो आवाज उठानी थी। हमने उठाई, अच्छा किया, उसको लेके आप सामने आए। कल को हमारे साथ हो रहा है, किसी भी मुल्क के साथ होगा। मैं आज भी इस चीज को कहता हूं कि सिर्फ मेरा इंतजार है कि जब ये बड़े 2 चौधरी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करूं, जब इनके साथ होगा तो फिर क्या स्टेटमेंट आईसीसी जारी करेगा, क्योंकि जितने इस वक्त हॉट वाटर के अंदर आईसीसी है, मुझे आज खुद फील होता है वर्ल्ड कप के बाद या वर्ल्ड कप के शायद बीच के अंदर कहीं ना कहीं आईसीसी अब मजबूर हो जाए। जो चेयरमैन साहब बैठे हैं आईसीसी के अंदर, जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, जो मुंबई से सारे जितने भी इंफॉर्मेशन लेके आगे शेयर करते हैं, उनको शायद बिठा के कहा ना जाए कि भाई आप शायद इस सीट के लिए राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। आपने जिस तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ऑन बोर्ड करके, हम कल भी बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा होता है वर्ल्ड कप से स्टेज बाय स्टेज मैचेस में जाते हो, एटलीस्ट उसका चंक बांग्लादेश को जाए। प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी होती है जब आप बायलैटरल सीरीज की बात करो, प्लेयर्स के साथ आप सैंक्शंस की बात करो, उनको खत्म किया जाए जो पाकिस्तान ने रखा है ऑन द टेबल। जो बायलैटरल सीरीज वाली बात है, ये बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, एक ब्रेक थ्रू होगा अगर हो जाता है पाकिस्तान इंडिया, क्योंकि पूरी दुनिया चाहे स्पॉन्सर्स की बात करें, वो चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया को, जहां पर मैच देखना चाहते हैं। मैं एशेस को कंपेयर नहीं करता, लेकिन मैं अगर गलत नहीं, इफ इट्स पाकिस्तान इंडिया टेस्ट मैचेस, शायद एशेस का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। क्योंकि इंग्लैंड की बात करो, इंग्लैंड ने भी शायद एक दफा भाई इनको कहा हुआ है कि आप हमारे ग्राउंड में आके बेशक खेल लें, क्योंकि उनको पता है कितना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होगा। दुनिया के किसी भी ग्राउंड में हो जाए, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा इंडिया और पाकिस्तान का मैच। ऐसी इंडिया पाकिस्तान की सीरीज आई थिंक बिगर देन द एशेज सीरीज। मतलब मैं ये मानता हूँ, क्योंकि एज अ प्लेयर हमने जब इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस वहाँ जाके खेले, या वो जब यहाँ आके आए, खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो उसका एक आप बता ही नहीं सकते कि वो एक्सपीरियंस आप शेयर ही नहीं कर सकते कि वो क्या फीलिंग थी आपके। बात करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप इंडिया नर्वसनेस ज्यादा होती थी, एक्साइटमेंट ज्यादा होती थी, या फिर रिएक्शन का कहीं ना कहीं डर होता था कि अगर खुदा ना खासा मैच हाथ से गया तो रिएक्शन भी उतना ही सख्त आ सकता है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन आपको ये पता होता है कि अगर आपने इंडिया के खिलाफ एक मैच में परफॉर्म किया तो आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्लेयर के लिए। आई थिंक अगर इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाए तो उससे दोनों कंट्री की क्रिकेट और ऊपर जाएगी, और हमारे जो यंगस्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही है जी। अल्टीमेटली अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो ये किसी एक मुल्क की जीत नहीं है या किसी एक मुल्क की हार नहीं है, ये क्रिकेट की जीत होगी और हम सब को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम क्रिकेटिंग नेशंस हैं, हम क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं और अमन के तरीके से हम इसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद। हमारे साथ रहिए। ऑलराइट जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अभी हम डिस्कस कर रहे थे रेवेन्यू शेयर के बारे में। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है। पाकिस्तान का रेवेन्यू या किसी भी मुल्क का रेवेन्यू कैसे डिसाइड होता है, आईसीसी का क्या इस पर फॉर्मूला है? उस्मान खान, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर दें या आसान अल्फाज में बता दें, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे डिसाइड होता है किसी भी मुल्क का रेवेन्यू?
देखें, एक तो इसमें जितने भी बिग थ्री हैं उनका तो आपको मालूम है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करते हैं आईसीसी के फाइनेंशियल पूल से, जो कि हर साल मिलता है हर मेंबर बोर्ड को। उसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल रेवेन्यू है वो तकरीबन 6% के आसपास है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो कि चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा आईसीसी से रेवेन्यू हासिल करता है। उसकी बड़ी वजह एक तो ये है कि पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस होते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर, एक तो रेवेन्यू उससे बहुत ज़्यादा आता है, उसके साथ साथ पूरे साल जो आईसीसी के मेगा टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें वुमेन वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, फिर उसके अलावा जो आपकी बायलैटरल सीरीज़ होती हैं जितनी भी ममालिक की आपस में, उसके अंदर से आईसीसी को पैसा मिलता है। फिर उसके अलावा जो कमर्शियल और ब्रॉडकास्ट से पैसा आता है वो भी इस जो आईसीसी का फाइनेंशियल पूल है उसके अंदर जाता है, और वो फिर ना सिर्फ फुल मेंबर बोर्ड्स बल्कि उसके साथ साथ जो नॉन मेंबर बोर्ड्स हैं जिसमें आप ओमान देख लें, नेपाल देख लें, फिर इटली देख लें, इस तरह की जो छोटे क्रिकेट टीम्स हैं वो नॉन मेंबर बोर्ड्स के अंदर आते हैं। वो एसोसिएट नेशंस होती हैं जो जिनको पैसे दिए जाते हैं ताकि जो खेल है उसको मज़ीद प्रमोट किया जाए और दीगर रीजन्स तक लाया जाए। अब आप देखें कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर इस दफ़ा 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर ये तादाद काफ़ी कम थी। तो आईसीसी ग्लोबली इस गेम को फैला भी रहा है और रेवेन्यू इसी तरह ही आपस में सर्कुलेट होता है। लेकिन जहाँ तक बात है इंडिया की, तो इंडिया सबसे ज़्यादा लॉइन शेयर लेता है, और एक जो बावसूख ज़राए से हमें पता लगा है तकरीबन उनका जो रेवेन्यू है वो 34% है आईसीसी का जो टोटल रेवेन्यू है उसके अंदर उनका जो शेयर है। बाकी अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, There's a big difference. जी 34% रेवेन्यू है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है, एक तो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और उधर से बहुत ज़्यादा पैसा आता है आईसीसी को, और जो जितने भी मेजर स्पॉन्सर्स हैं, अगर आप ग्लोबल इवेंट्स देखें जिस तरह अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो जितने भी मेजर स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन कंपनीज ही दे रही हैं आईसीसी को। तो इसी वजह से जो पहले मॉडल सेट किया गया था फाइनेंशियल मॉडल, और ये आज से कोई तकरीबन 10-12 साल पहले, तो तब ये डिसाइड हुआ था कि तब जब बिग थ्री भी बन रहे थे तो फिर बिग थ्री को किसी तरीके से ब्लॉक बनाकर तोड़ा भी गया था जब नजम सेठी पीसीबी के चेयरमैन थे उस दौर के अंदर, क्योंकि बिग थ्री की उस टाइम बात हो रही थी कि बिग थ्री बन रहे हैं और इनको सबसे ज़्यादा पैसे जाएंगे। फिर इन दी एंड हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी बोर्ड्स को भी समझ आई और फिर रेवेन्यू के अंदर कुछ परसेंट तक इजाफा हुआ बाकी यानी उस वक्त के लिए, लेकिन अभी भी 34% जी बिग थ्री का प्रॉब्लम था, उसमें भी जो दीगर टीमें हैं उनको मसाइल थे, लेकिन अभी बिग वन है वो उससे भी बड़ा शायद प्रॉब्लम बन गया है। अजहर भाई शायद आप अग्री करेंगे, जिस तरह से इंडिया अब वो पहले वाला बिग थ्री वाला प्रॉब्लम तो चले साइड पर हो गया, अब इंडिया कह रहा है मैं हूँ, पैसे भी लगा रहे हैं, पैसे बना भी रहे हैं। नहीं, वो डेफिनेटली वो बात ठीक है। अभी उस्मान भी को बताएंगे कि आईसीसी रैंकिंग में भी आपकी टीम किस रैंकिंग में है, उसका भी शेयर के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। बिल्कुल ठीक है उस्मान बताइएगा अगर ये ऐसी बात है, क्योंकि आपकी टीम की रैंकिंग बड़ा मैटर करती है, और अब जब से टेस्ट चैंपियनशिप हुई है तो उसमें टेस्ट चैंपियनशिप जो है ना, हर टेस्ट मैच जो है वो आईसीसी का इवेंट बन जाता है, ठीक है, तो उसमें उसका भी रेवेन्यू उसी में शेयर होता है। चलिए उस्मान थोड़ा सा बताएं इस बारे में, अजहर भाई जो बात करें। देखिए रैंकिंग्स का कहीं ना कहीं कुछ हद तक हो सकता है कि इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि जाहिर बात है अगर आप नंबर 1 टीम है T20 के अंदर तो फिर उसके हिसाब से ज़्यादा क्रिकेट्स नेशन जो है वो आपके साथ खेलना प्रेफर करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रैंकिंग्स इतना मैटर नहीं करती, ज़्यादा मैटर करता है पैसा, कि पैसा कहाँ से ज़्यादा जनरेट हो रहा है। अगर आप बांग्लादेश की ही अभी रिसेंट बात करें तो बांग्लादेश की तकरीबन 200 मिलियन की आबादी है जो कि क्रिकेट को देखती है। वहाँ से आपको लाइव स्ट्रीमिंग के आई बॉल बहुत ज़्यादा मिलते हैं और वहाँ से आपको ज़्यादा पैसे भी जनरेट होते हैं। अगर आप यूट्यूब से स्ट्रीम कर रहे हैं या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप देख रहे हैं, तो जो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर एशिया के अंदर ज़्यादा क्रिकेट देखी जाती है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तकरीबन 3% ज़्यादा देखी जाती है। और इसी तरह अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो उसमें कम है। आबादी के एतबार से ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और फिर पैसा जिसका ज़्यादा इन्वॉल्व है वो उस नेशन को ज़्यादा इसके अंदर एडवांटेज है। चलें जो भी फैसला अब आईसीसी के अंदर जे शाह बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, आप जो भी फैसला हो वो कम से कम, जिस तरह मैंने पहले बात की थी, वो क्रिकेट के हक में बेहतर हो। और अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, आई होप कि हम एक अच्छी तैयारी के साथ जाएं और एक अच्छा मुकाबला हमें देखने में मिले। अच्छा जी, कुछ बात कर लेते हैं अब जो मैचेस हो रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच कल हमें देखने में मिला, इंग्लैंड वर्सेस नेपाल।
जिस तरह शुरू में मैंने अपने इंट्रो में बात की, एक्सपेक्टेशंस तो सारी शायद इंग्लैंड के साथ ही थी कि इंग्लैंड वन साइडेड ये मैच ले जाएगा। सो कॉल्ड हम जो कहते हैं ना कि छोटी टीमें, नेपाल ने उस तरह से साबित नहीं किया कि वो छोटी टीम है। टक्कर का मुकाबला भाई, आखिरी बॉल तक समझ नहीं आ रही थी अजहर भाई कि जो बाजी है वो जानी किस तरफ है। आई थिंक फुल क्रेडिट टू नेपाल टीम, जिस तरह के वो क्रिकेट खेले हैं, मतलब यू कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देम। दिल उन्होंने जीते हैं बिल्कुल, डेफिनेटली। मतलब इंग्लैंड जैसी टीम के साथ, और चेस जो रन चेस कर रहे थे वो 180 प्लस तक चेस कर रहे थे, और एंड तक जो है ना, बीच में उनकी विकेटें भी गिरी, लेकिन एंड तक जो है ना उन्होंने जिस तरह अपनी फाइट शो की, और मतलब जोफर आर्चर को खेलना, मतलब दे नेवर प्लेड ऐसा बॉलर जो उन्होंने 150 प्लस पे बॉलिंग कर रहा हो, उसको उन्होंने ऐसी क्रिकेट में फेस भी नहीं किया होगा, और उसके अगेंस्ट जो है ना उसको बॉल को पिक करना, लेंथ को पिक करना और रिएक्ट करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम। बट इन द एंड यू नो लाइक सैम करन 10 रन चाहिए थे। आई थिंक दैट शोज, दैट्स द रीजन आई लाइक दिस गाय, यू नो लाइक he doesn't have the express pace, उसके पास express pace नहीं है, लेकिन पूरा self belief, execution of the plan और great execution जो आप करते हैं, और this is यही वजह है कि उसको जो है ना दुनिया भर की क्रिकेट में सैम करन को लोग पिक करते हैं। लेकिन कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी देखिए ये जो टीमें निकल कर सामने आ रही हैं, नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चैलेंज किया, यूएसए ने इंडिया को कहीं ना कहीं चैलेंज किया, ठीक है वो क्लोज मैच लेकर आ गए, और फिर इंग्लैंड को नेपाल ने चैलेंज किया। ये बड़ी टीमों के लिए कितना कंसर्निंग हो सकता है? आई थिंक दिस इज़ अ गुड साइन। बड़ी टीमों को भी ये सोचना चाहिए कि कोई भी टीम आसान नहीं है, और दूसरा ये होता है कि जब ऐसी टीम आती है तो सम टाइम आपको ये होता है कि उनका इतना डेटा अवेलेबल आपके पास नहीं होता, उसके मैचेस इतने नहीं होते, प्लेयर्स ने देखा नहीं होता उनको। तो अगर जैसे टॉप टीमें होती हैं तो आपको पता होता है कि हमने अगर स्टीव स्मिथ के खिलाफ प्लान करना है तो उनको कहाँ, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो छोटी टीमों का आपको इतना ज़्यादा सरप्राइज मिलता है, फिर ये आपको सरप्राइज मिलता है। और T20 फॉर्मेट ऐसा है कि छोटा फॉर्मेट है, इसमें एक पार्टनरशिप, एक अच्छी इनिंग्स या एक अच्छा ओवर गेम को चेंज कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। वैसे आपको कैसा लगा कल का मैच? आखिरी बॉल तक नेल बाइटिंग, आप बैठे देख रहे थे कि भाई अभी कुछ हो सकता है। नेपाल से उम्मीदें तो लग गई होंगी आपकी। देखिए नेपाल के आगे इतना ज़्यादा मैं खेला नहीं हूँ, लेकिन जितना नेपाल को देखा है, अगर 1-2 साल की बात करें तो नेपाल में प्रॉपर एक रिलीजन इसको माना जाता है क्रिकेट को। जितना क्राउड वहाँ पर इसको देखने आता है, अगर 2 साल पहले जाएँ तो फुटबॉल पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी शायद इनकी, लेकिन क्रिकेट पर जितना उन्होंने अब इन्वेस्टमेंट की है। आसिफ की बात कर लें जो इनका ओपनिंग बैट्समैन है, इनके अपना एक स्पिनर है लेमिशन की बात करें, वो बड़े एक तगड़ा अपना स्पिनर है, पूरी दुनिया के अंदर जाके वो खेलता है। लेकिन जो मुझे जो प्लस पॉइंट नजर आया था वो था फेयरलेस क्रिकेट। आप एक टीम को पहली दफा खेल रहे हो, इंग्लैंड देखें, मुझे पता है कि वो थोड़ा सा बैड पैच जरूर चल रहा है उनका, लेकिन एक टीम को खेल रहे हो जो कि वर्ल्ड चैंपियन है और वो बेसबॉल क्रिकेट स्टफ से आती है आपके ऊपर। आप बॉलिंग यूनिट की पहले बात करें, जिस तरीके से बॉलर्स ने आके इंग्लैंड के एक प्रेशर मेंटेन करके रखा, फील्डिंग को आप 100% देते हो, नेपाल को उन्होंने प्रेशर माउंट करके रखा है थैंक्स टू नीचे आके। जिस तरीके से अगर आप हैरी ब्रूक की बात करें, वो एक अच्छी इनिंग्स खेल गया, विट्समिल की बात करें, वो थोड़ा सा नीचे आके स्कोर कर गया, वरना मुझे लगा था कि शायद मसला होगा इनके साथ, क्योंकि ओपनर्स परफॉर्म कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे इंग्लैंड के। इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा ओपनर्स को अपने स्विच ऑफ किया कि कुछ नए ओपनर्स भी खिलाए हैं, कुछ कोशिश की है, लेकिन एक लड़के को दाद देनी पड़ेगी इंग्लैंड में। पहले बैतल की बात करूँ, टेस्ट क्रिकेट में भी उसने शो किया। कल जिस सिचुएशन वो खेलने आया था, वो सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर आपने एक पार्टनरशिप अच्छी लगानी थी। उसने आके जिस तरीके से पहली 2 बॉल्स के अंदर एक एग्रेसिव अप्रोच दिखाई, दैट शोड वो कितना कॉन्फिडेंट था उस टीम के आगे। जब कहते हैं ना कि बड़ी टीम छोटी टीम के खिलाफ खेलती है तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो ग्राउंड में आती है। लेकिन इंग्लैंड को स्टिल मैं कहता हूँ अपने मिडल ऑर्डर पे काम करने की जरूरत है। टॉम बैटन बहुत अरसे से इंग्लैंड टीम के साथ हैं, ऑन एंड ऑफ जरूर रहे हैं, लेकिन उनका कंसिस्टेंट परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। ऑलराउंडर्स को परफॉर्म करना, मिडिल ऑर्डर में कैप्टन ने आके परफॉर्म तो करके दिया। नहीं, मैं टॉम बैटन की बात कर रहा हूं जब आप चौथे नंबर पे, क्योंकि ही इज अ हाई स्कोरिंग गेम का लड़का। अगर वो ब्रूक के साथ खड़ा होता तो शायद कुछ हो रहा था। लेकिन कमिंग बैक टू नेपाल, जितना नेपाल के स्क्वाड की आप बात करें, मैं खुद थोड़ा सा इस चीज पे था, अगर आरिफ शेख खड़ा रहता कप्तान के साथ तो शायद मोमेंटम कुछ और होता। लेकिन जिस तरीके से क्राउड वहां पर था, आप उनको एट द बॉल एंड की बात करें, 10 रन चाहिए थे करन के अपना ओवर के अंदर, लेकिन मैंने पैनिक बटन नहीं देखा नेपाल में। बड़ा रिलैक्स होकर उन्होंने खेला है। जब ये अजहर भाई बात कर रहे थे, जब आप बात करते हो आर्चर की, तो उसको फेस करना, क्योंकि वहां पर ऐसी एक्सप्रेस पेस आपके पास मौजूद नहीं है नॉन टेस्ट नेशंस में। लेकिन जिस तरीके से आपने उसके आगे 41 शायद उन्होंने स्कोर अपना किया 4 ओवर के अंदर। आपने अगर दोनों बैट्समैन को देखो, कप्तान को देखो, मिडल ऑर्डर को, स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके रखा, प्रेशर माउंट नहीं होने दिया। रनर बॉल की बात करें, उनके पास रेंज ऑफ शॉट्स बड़ी खुली थी। दैट शोज कि अगर इनको बाकायदा चांस मिलता रहता है तो ये अपसेट जरूर करेंगे। और मेरा एक मानना है
नॉन टेस्ट नेशंस किसी ना किसी मैच के अंदर अपसेट जरूर कर जाएगा कोई ना कोई बड़े नेशन को, और तो वो ये आपको अच्छी लग रहा है चीज़ कि नेपाल हो सकता है? देखिए नेपाल ने कोई भी हो सकता है। नॉन टेस्ट नेशन का यही मसला है कि वो आपको चैलेंज करेंगे, एंड तक चैलेंज करेंगे। जो क्रॉस करनी है ना, लाइन को क्रॉस करना, वो उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जितना क्रिकेट ज़्यादा खेलेंगे, जितनी क्रिकेट को जो है ना फॉलो करेंगे, वो उनको मैचेस अच्छी टीमों के खिलाफ मिलेंगे, तो ये चीज़ भी उनके अंदर आ जाएगी और आपकी क्रिकेट फ्रोग होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हम आखिरी जो ओवर है कल के मैच का वो ज़रा दिखा भी रहे हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसको बड़ी स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे दिखाएं ताकि दोबारा से उसको एंजॉय कर सकें। वो जो आखिरी ओवर कल खेला गया है, अजहर भाई, इस आखिरी ओवर पर आप क्या कमेंट करेंगे? चले, पूरा मैच तो एक तरफ है, जो कॉन्फिडेंस दोनों तरफ से हमें एक फाइट नज़र आ रही थी। वो कह रहे थे नहीं मैच हमारा है, इंग्लैंड कह रहा था, नेपाल कह रहा था नहीं जी मैच हमारा है, तो वो तो फैसला आखिरी बॉल पे ही हुआ। आई थिंक सैम करन, यू नो, मैं उसको बचपन से देख रहा हूँ, जब से वो सरे में आया है, मेरे सामने खेला है, मैं साथ खेला हूँ, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो सेल्फ बिलीव है, उसकी जो एग्जीक्यूशन, जो अपने प्लान्स की एग्जीक्यूशन है, उसको बड़ा पता है कि उसने क्या करना है। ठीक है, ये 10 रन हो भी सकते थे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अंडर प्रेशर बिग मैच में ऐसी सिचुएशन पे काम रहना, ये उसकी ग्रेटनेस है। ये उसको फ़र्क डालती है उसमें और दूसरे प्लेयरों में। जैसे मैंने बात की कि उसके पास एक्सप्रेस स्पेस नहीं है, लेकिन जो उसका कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव है, और जो जिस तरह वो अपनी प्रैक्टिस करता है, एग्जीक्यूशन जो है ना प्रैक्टिस में, वो कन्वर्ट करता है गेम में, तो ये हमें यहाँ से नज़र आया। देखें अब वो अगर आप आर्चर को देखें तो वो उसके पास पेस है, उसके पास ये वाला एक्सपीरियंस नहीं है। इतने अरसे से ये क्रिकेट खेल रहा है, उसने अपना एक्सपीरियंस शो किया। और अगर आप देखें कि कप्तान और उसकी बात हुई तो उसने कहा कोई बात नहीं, या मैंने ये तो ड्रेसिंग रूम में बैठ के देखा। अभी ILT में ऐसी सिचुएशन में, ये इसके लिए पहली नई सिचुएशन नहीं थी, ये काफ़ी सारे मैचेस में हमने इसको देखा। तो हमें क्या इससे सीखना चाहिए? व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम दिस मैच? कि देखें, जब आप अंडर प्रेशर में होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होती है कि आपका जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है, तो आप सांस तेज़ लेना शुरू कर देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि अंडर प्रेशर जिस वक्त आए तो लंबे सांस लेने चाहिए ताकि आपका हार्ट रेट नीचे आए। जब आपका हार्ट रेट नीचे आएगा देन यू कैन थिंक प्रॉपरली। वो मैं अक्सर बात करता हूँ कि अंडर प्रेशर जो है ना, यू माइंड गेट्स क्लाउडी, कि आप सोच नहीं सकते कि क्या होता है। जब आप बाहर आ जाते हो फिर आते हो यार मैं ये कर लेता exactly. तो वो इस वजह से होता है, जब आप हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ होती है तो यू कांट थिंक। तो हम जो हैं वो अंडर प्रेशर थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारा है कि हम उस तरह से अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाते या उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं। अक्सर इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी देखने में मिलता है। एक चीज़ थी अजहर भाई, जो मैंने कल नेपाल का स्पेसिफिकली आप देखें ना, जो डाउनफॉल मुझे भी लगा, एक तो वो ठीक है क्योंकि बड़ी टीम है, प्रेशर आपके ऊपर आता है, ऑब्वियसली आपको एक बड़ी टीम से जीतना भी आना चाहिए, जो कि शायद मुझे मिडल ओवर्स के अंदर जहां पर इनका जल्दी खिलाड़ी 2 सेट पेयर ऑफ खिलाड़ी आउट हुए तो ये प्रेशर में आपको ज़्यादा नजर आए। आई फील के चाहे इंग्लैंड है चाहे आप नेपाल के मिडल ऑर्डर की बात करें, स्टिल हमें काम करने की उन पर ज़रूरत है, इंग्लैंड को स्पेसिफिकली, क्योंकि मैकुलम इज़ हैविंग अ बैड पैच। आप एशेस के बाद देख लें तो इंग्लिश मीडिया अजहर भाई से बेहतर कोई नहीं जानता जिस तरीके का वो आपके ऊपर सख्त आते हैं। कहा गया कि बेसबॉल क्रिकेट काम नहीं करेगी, ही इज़ नॉट इवन डिजर्व टू बी अ कोच फॉर द इंग्लैंड टीम फॉर द वर्ल्ड कप। वो भी एक प्रेशर माउंट करता है, लेकिन नेपाल का मुझे ये था बट ही इज स्टिल अ कोच, बट ही इज स्टिल अ कोच। नहीं, मैं मानता हूँ ही इज स्टिल अ कोच, लेकिन नेपाल का मुझे जो एक चीज़ थी जिस पे मैं नेपाल को कहना भी चाहूँगा कि जो डेप्थ ओवर्स, चाहे बॉलिंग यूनिट की बात करें चाहे आपकी बैटिंग यूनिट की बात करें, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जब आप बैटिंग यूनिट पे खास करके 10 ओवर भी आपको चेस करने हैं, क्योंकि जो मुझे लगा इंग्लैंड ने इनको ज़्यादा कंफ्यूज किया था अपने स्लोअर 1 के जो वेरिएशंस थी वो उसको पिक नहीं कर सके नेपाल के बैट्समैन। मैच को फिनिश करने पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो आहिस्ता टाइम के साथ ग्रूमिंग हो जाएगी टीम की, जितना टाइम उनको हुआ उस हिसाब से अगर वो इंग्लैंड को चैलेंज कर रहे हैं या बड़ी टीमों को चैलेंज कर रहे हैं तो फिर आगे आने वाले सालों में तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगी। हमें जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद, हमारे साथ। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में जारी है, लेकिन पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल खेलेगा USA के अगेंस्ट। ये वही USA है जिसने इंडिया को बड़ा अच्छा टफ टाइम भी दिया जब इंडिया के साथ इनका मुकाबला हुआ। तो उससे अब हम क्या लर्न कर सकते हैं, पाकिस्तान की क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ज़रा उन पर बात कर लेते हैं। मुकाबला तो पाकिस्तान का कल होगा। अजहर भाई, किस चीज़ पर हमें काम करने की ज़रूरत है और USA की टीम पर कौन सी चीज़ें जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि यहाँ ये स्ट्रॉन्ग हैं और हमें इस पर अपना होमवर्क करना है? देखिए, आई थिंक आपको जो ना प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा। यस, वो इंडिया के ख़िलाफ़ अच्छा मैच खेले हैं, उसके बाद जो है ना पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच भी जीते हैं, तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा।
वी नीड टू मेक राइट डिसीजन। जो है ना, हमें अपनी ऑप्शंस बेहतर लेनी पड़ेंगी कि किस बॉलर को हमने अटैक करना है, किस बॉलर को हमने जो है ना रिस्पेक्ट देनी है, किस बॉलर के अगेंस्ट हमने रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करनी है। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आई थिंक इट शुड बी फाइन। मुझे जो लगता है, अवैस को ये लगता है कि उनकी बॉलिंग ज़्यादा तगड़ी है। मुझे ये लगता है कि उनके टॉप 3 जो हैं दे आर डेंजरस प्लेयर। अगर उसमें उनमें अगर गूस हैं और ये जो ऊपर के प्लेयर हैं ये डेंजरस प्लेयर हैं। अगर वो खड़े हो जाएंगे तो फिर मैं जैसे बात की अर्ली ऑन विकेट निकालनी पड़ेगी, अर्ली ऑन विकेट लेनी पड़ेगी। अप फ्रंट जो है ना उनके अगेंस्ट हमें जो है ना आउट करना पड़ेगा, क्योंकि गूस जो है ना वो उनकी टेक्निक ऐसी है कि शॉर्ट ऑफ अ लेंथ को ना वो बड़ा अच्छा पिक करते हैं। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान टीम प्लान के साथ आएगी, उन्हें पता होगा कि क्या करना है। कल के मैच में जो हम बात कर रहे थे पिछले मैचेस में कि शाहीन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अर्ली ऑन, जो वो उनका बॉल आगे से जो स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं शाहीन की जगह, न्यू बॉल किसी और के लिए हो सकता है ये ऑप्शन। लेकिन जो राइट हैंडर का बॉल है ना, जो वो स्ट्रगल करता है, उनके ओपनर दोनों जो स्ट्रगल करते हैं वो अंदर आते हुए बॉल पे होता है। अगर आप उसकी जगह फॉर एग्जांपल नसीम को खिलाएंगे तो नसीम का नेचुरल बॉल जो है वो अवे स्विंगर है। तो आई थिंक कि शाहीन ही बनता है। और थोड़ा सा बॉल जो पिछले मैच में हम कह रहे थे कि अर्ली ऑन वो जा सकते हैं आगे, दिस इज़ माई पर्सनल व्यू कि अर्ली ऑन वो अटैक कर सकते हैं स्टंप के ऊपर। ठीक है, वैसे किन चीज़ों पे काम करना है पाकिस्तान को यूएसए के अगेंस्ट? साइकोलॉजिकली सबसे पहले जो अजहर भाई ने बात की, देखें मुझे पता है कि मैच हो गया था, इट्स नॉट एवरी टाइम। एक बड़ी टीम का प्रेशर भी आपके ऊपर होता है, मुझे पता है लोग तो बातें स्टार्ट हो गए थे। मैं साइकोलॉजिकली तो वैसे ही यूएसए के साथ देखो इट इज उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली थी। आप जो हम हारे भी थे वो मैच आपको दाद देनी पड़ेगी कि उनके बैट्समैन ने जिस तरीके का होता है ना अवेयरनेस होती है आपके, खास करके सुपर ओवर के अंदर, वो ज़्यादा इंटैक्ट थे एज कम्पेयर टू अस। अगर आप नए वर्ल्ड कप की बात करें, क्योंकि मैं खुद एक फास्ट बॉलर हूँ, मुझे फास्ट बॉलिंग इसलिए पसंद थी। इंपॉर्टेंट है कि अली खान का अपडेट मेरे पास नहीं है कि क्या वो सेट अपना फिट है कि कल का मैच खेलेगा, क्योंकि जिस तरीके की उसने बॉलिंग इंडिया के खिलाफ की और खास करके जो उनके वो जो राइट आर्म एक और पेसर ने जो 4 आउट किए थे, वो एक बड़ा अच्छा लीथल वेपन उनके पास मौजूद है। फिर आप स्पिनर्स की बात करें, मोहसिन जो पेशावर ज़ल्मी भी खेला हुआ लड़का अंडर 19, वो बहुत बड़ा एक अच्छा उनके पास लीथल मौजूद है। तो इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी के साथ कैसे जाता है कि आपने ओवर्स को मार्क किया कि मैंने अगर पावर प्ले है उसके अंदर क्या स्कोर करना है, क्योंकि वो इंडिया में खेले हैं, कल आपने श्रीलंका में खेलना है, विकेट थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। आई डोंट नो कि कल वो जो विकेट ना हो जो हमने पिछले मैच के अंदर खेली और आपने शाम में खेलना है एज कम्पेयर टू दिन में, वो भी बड़ा एक फैक्टर कहीं ना कहीं। लेकिन क्या आपको क्लोज मैच एक्सपेक्टेड है कि मतलब एटलीस्ट करीब तो जाएगा? चलें पाकिस्तान जीत भी जाता है, वी होप कि पाकिस्तान जीत जाएगा, क्लोज मैच होगा? देखिए लुकिंग एट पाकिस्तान एक्सपीरियंस, डेफिनेटली मैं तो कहूंगा कि आपको एज होता है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप इतना भी उनको सर पे चढ़ाते हैं, होता है ना चीज़, लेकिन ऐसा क्रिकेटर मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा क्लोज होना चाहिए, फाइट हो, मजा उस चीज़ के अंदर जरूर आता है। लेकिन जो आप अजहर भाई बात कर रहे थे, आई एग्री। आपके पहली बात, आप तो अपना जो सेट ऑफ प्लेयर उसको चेंज नहीं करते हो, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आप जाते हो। उनके पास जो 3 जो ओपनर्स मौजूद हैं जो कि पिछले मैच में नहीं चले थे, वो ऐसे ओपनर्स हैं जो कि कोशिश करेंगे 6 ओवर में वो पावर प्ले को लगाने की। वहां पर आपने किस तरीके से बड़ी टाइट रोप है जिससे हमें गुजरना है, हम ट्रम्प साहब को नाराज नहीं कर सकते, वो भी इस दफा अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। उस्मान, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? आई थिंक मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम अपनी जो गलतियां पिछले मैचेस में हुई हैं उसको रिपीट नहीं करेंगी और अमेरिका को अच्छे अंदाज में खेलेंगी। और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ा सा वरी साइन है मेरे लिए। लेकिन जिस तरह की अभी अमेरिका ने अभी इंडिया के खिलाफ मैच खेला है तो उनकी बैटिंग के अंदर भी हमें काफ़ी लूप होल्स नज़र आए हैं। गो के एंड्रिस गोस जो हैं वो PSL भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते रहे हैं और अभी दोबारा उनको पिक भी कर लिया गया है। तो पाकिस्तान के बॉलर्स उनको अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उनकी वीकनेसेस क्या हैं। तो टॉप ऑर्डर के अंदर अगर पाकिस्तान जल्दी विकेट्स लेता है, उनके कैप्टन मुनाक पटेल बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, वो भी ऊपर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। उसके अलावा जो उनके रंजानी हैं वो भी बहुत अच्छे बैटर हैं जो लोअर मिडल ऑर्डर में है। तो पाकिस्तान को वर्क करना पड़ेगा बैटिंग के ऊपर उनकी, और ख़ास तौर पर जो बॉलिंग है पाकिस्तान की उसमें तो मुझे तो बज़ाहिर कोई कमी नहीं नज़र आ रही, सिवाय कि शाहीन आफरीदी थोड़ा सा ऑफ कलर हमें पिछले मैच में नज़र आए थे। शायद हो सकता है कि इस दफ़ा वो पुरानी टैक्टिक्स के ऊपर सलमान अली आगा जाएँ और साइम अयूब से दोबारा से बॉलिंग करवाना शुरू करें, क्योंकि साइम अयूब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी स्पिन विकेट्स के ऊपर। और लाहौर के कदाफी स्टेडियम में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस हुए थे तो उसमें भी काफ़ी विकेट्स लेते रहे हैं। नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग उनकी अच्छी चल रही है। तो जब अगर एक ऐसा बॉलर जो फॉर्म के अंदर है और आपको विकेट्स लेके दे रहा है और एक एंड कैप्ट करके रख रहा है तो उसको आजमाना चाहिए बजाय कि उसको आप बड़े जरूरी है। और कैप्टन का रोल, जिस तरह आपने खुद भी बात की, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखते हैं कि मैच का फैसला क्या होता है। और सबसे
इंपॉर्टेंट कि टॉस जो है वो कौन सी टीम जीतती है और फिर क्या फैसला होता है। पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो क्या फैसला करता है। वक्त हमारे पास हो चुका है ख़त्म। आपसे करेंगे इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।